गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आज के पॉइंट पे आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला बात करें, किसी कोशिका में मौजूद यानी उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग। प्रश्न में ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कोशिकांग की बात की जा रही है। सबसे बड़ा कोशिकांग यहाँ पर देखिए, एक तो नाभिक यानी केंद्रक, कौन है मित्रों? केंद्रक। और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा कोशिकांग बोला है तो आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगर इसकी जगह यहां पर आ जाए सबसे बड़ा घटक, क्या आ जाए मित्रों? सबसे बड़ा घटक। सबसे बड़ा घटक पूछा जाए तो क्या आएगा आंसर? यहां पर आएगा नाभिक यानी केंद्रक। क्या आएगा? केंद्रक। केंद्रक क्या है? सबसे बड़ा घटक है। तो ध्यान रखिए, अगर कोशिकांग पूछे तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ रखा होगा अंतःप्रदीप जालिका, ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टम कहलाती है। नाभिक न्यूक्लियस, कोशिका का प्रबंधक केंद्र, कोशिका का प्रबंधक या नियंत्रण करता किसे कहते हैं मित्रों? केंद्रक को। किसको कहते हैं? केंद्रक को। ध्यान रखें, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। गोल्जी का है, गोल्जी का है एक कोशिकांग है स्त्रवण करता। कौन सा? स्त्रवण अंग माना जाता है। गोल्जी का है महत्वपूर्ण अंग है, ये पीतक के निर्माण में भी सहायक होता है। गोल्जी का है। यहां पर बात करें यार अंतःप्रदीप जालिका, नाभिक, गोल्जी का है और माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा कोशिकांग। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा मित्रों? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखो क्या क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस, बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। एक प्रश्न पूछा गया, क्रिस्टी किसमें पाई जाती है? क्रिस्टी किसमें पाई जाती है? क्रिस्टी संरचना। क्रिस्टी संरचना का संबंध किससे है? तो किससे है मित्रों? क्रिस्टी संरचना का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब देखो मित्रों, दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न देखिए, या देखिए दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। दूसरा कौन सा है? देखो, ऐसा कोशिकांग जो केवल पशुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पशुओं में। केवल जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है मित्रों? तो जंतुओं की कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? केवल जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है लाइसोसोम। किसे पाया जाता है? लाइसोसोम। इसका आंसर दूसरा कौन सा है? सेंट्रोसोम। कौन सा मित्रों? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लाइसोसोम भी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। ध्यान रखिए, आत्मघाती थैली। सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का परमाणु बम किसे कहते हैं मित्रों? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। बात करें लाइसोम की मात्रा जो पाई जाती है तो अधिक है इसमें WBC में। गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम का नाम याद ध्यान रखना, ये प्रचलन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रचलन अंग। दूसरा बैलगाड़ी का पहिया, किसका मित्रों नाम? ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का नाम यह है, सेंट्रोसोम का नाम प्रचलन अंग, बैलगाड़ी का पहिया। और दूसरी में बात करूं, बैलगाड़ी का पहिया, प्रचलन अंग या कोशिका विभाजन में सहायक। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में सहायक कौन है मित्रों? सेंट्रोसोम। ये भी अधिकांश किसमें पाया जाता है? पशु या जंतु की कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम भी जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। बात करें हम मित्रों राइबोसोम की, इसे कोशिका का इंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
इसे कोशिका का इंजन कहते हैं, कोशिका का इंजन। दूसरा, आरएनए राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री यानी प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, क्या कहते हैं मित्रों? प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री। आपसे पूछे प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिकांग में इंजन, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम को। बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, ध्यान रखिए मित्रों, बिना झिल्ली वाला, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है? यहां पर बिना झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिना झिल्ली वाला राइबोसोम, कोशिका का इंजन, प्रोटीन संश्लेषण का इकाई। सेंट्रोसोम प्रचलन, बैलगाड़ी का पहिया या कोशिका में विभाजन सहायक अंग। गोल्जी बॉडी है, ये एक्रोसोम का निर्माण करती है, शुक्राणु के अग्रभाग का निर्माण करती है, पीतक का निर्माण करती है, अधिकांश श्रवण में सहायक होती है। लाइसोम की बात करें, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहलाता है, ये कोशिका का परमाणु बम कहलाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न। हम उन प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं मित्रों जो बहुत महत्वपूर्ण है और आने की संभावना पूरी पूरी है जिनकी, उन प्रश्नों का जिक्र किया जा रहा है। अब देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई, यूनिट ऑफ बॉडी, तो यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ बॉडी कौन है? ध्यान रखिए, मूलभूत इकाई कौन क्या कहलाती है? कोशिका। क्या कहलाती है मित्रों? कोशिका। सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं मित्रों? कोशिका को। किसे कहते हैं? कोशिका को। और कोशिका की खोज किसने करी? खोज मित्रों किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी मित्रों? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित, ये तो कौन सी खोज का? मृत कोशिका की। किसकी? मृत की। अगर आपसे पूछ ले जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूवेनहोक ने। किसने की है? ल्यूवेनहोक ने। किसने की है? ल्यूवेनहोक ने। बात करें कोशिका का अध्ययन, ध्यान रखिए, इससे एक और प्रश्न बनता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो इससे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है, ये शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, जीवन का आधार की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूवेनहोक ने। और कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक, ध्यान रखिए, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और आपसे पूछ ले भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय पूछ ले भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, तो आंसर आएगा अरुण कुमार शर्मा। क्या आएगा मित्रों? अरुण कुमार शर्मा। तो ध्यान रखिए, आपसे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं इस लाइन से। कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की है। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। बात कर रहे हैं दूसरा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर टिश्यू। टिश्यू का अर्थ क्या होता है? उत्तक। कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो विशिष्ट कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। कोशिका मिलकर, देखिए इधर समझिए मित्रों, कोशिका मिलेगी तो क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? टिश्यू, उत्तक बनता है। और जब उत्तक मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक तंत्र। और इससे क्या बनता है? अंग। और अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्रों से क्या बनता है मित्रों? शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर। तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? कोशिका कहलाती है। ये आया हुआ प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। इकाई पूछा है, कोशिका आ गया, आप विशिष्ट कार्य की इकाई पूछ ले तो उत्तक आएगा। शरीर का निर्माण अंगों से, फिर न्यूक्लियस नाभिक के अंदर, यानी कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? नाभिक कहलाती है। ध्यान रखिए मित्रों, नाभिक की खोज, इसकी खोज किसने की है?
रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की यानी केंद्रक की खोज की है। किसकी खोज की है? केंद्रक की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कोशिका की खोज आपसे बता दी मैंने रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की, जीवित की ल्यूवेनहोक ने। फोर्थ प्रश्न देखिए मित्रों, फोर्थ प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। यहां पे देखिए पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बनी होती है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? पादप कोशिका किसकी बनी होती है? साइटोसोल की, कोशिका द्रव की, सेलुलोज की, ग्लूकोज की। आपको पता है जो तीन ऑप्शन आपको पता हो, गलत पता हो और एक सही पता हो, दोनों ही कंडीशन में आंसर सही हो जाएगा। एनटीपीसी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मित्रों, यहां पर पूछा पादप कोशिका, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका यानी एनिमल सेल की बात करें, पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है मित्रों? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ध्यान रखिए, यहां से दो प्रश्न शैवाल का पूछ ले। शैवाल की भित्ति, तो शैवाल के अंदर बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन। दूसरा याद रखना, कवक की पूछ ले मित्रों, कवक की, कवक की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज प्लस काइटिन। तो ध्यान रखिए, इससे आपको प्रश्न आने की संभावना है। यह आरआरबी में आ चुका है। कोशिका, पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इसे जानते हो, ये तो ग्लूकोज है, लिक्विड पदार्थ है। ये कोशिका में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में साइटोसोल से लिक्विड पदार्थ है, जबकि भित्ति का निर्माण कौन करता है? सेल्यूलोज करता है। तो पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि आपसे पूछ ले एल्गी की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की। और यही क्वेश्चन आपसे वापस पूछ लिया जाए, कवक की भित्ति, कवक यानी फंगी, फंगस, फंगस के अंदर जो भित्ति पाई जाती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस काइटिन की। ये पर्णहरित नहीं पाया जाता, इनमें पर्णहरित नहीं होता। ध्यान रखे, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। यह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ध्यान रखिए मित्रों, कवक के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखिए, सेल्यूलोज किसकी सहायता बनी होती है? सेल्यूलोज की। जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नहीं पाई जाती। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पांचवा प्रश्न देखिए मित्रों, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न। देखिए मित्रों, हम उन्हीं प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं जो ग्रुप डी रेलवे के अंदर आए हुए हैं, और अब उनसे ही किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं या कौन से और प्रश्न उनकी ऑप्शन से बन सकते हैं, उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। हड्डियों में पाए जाने वाला उत्तक, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए टिश्यू, उत्तक की परिभाषा क्या है? कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। और बात करें हड्डियों की, तो हड्डियां पाई जाती है जंतुओं में। किसमें पाई जाती है? जंतुओं में। और जंतुओं में जो उत्तक पाए जाते हैं चार प्रकार के, उपकला उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो ध्यान रखिए, हमारी हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? हमारी हड्डियों में संयोजी उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करता है? दो भागों को जोड़ता है, कनेक्टिव करने का काम करता है। इसी के अंदर रक्त का भी इसके अंदर आता, मांसपेशियों में भी इसमें ही आ जाता है। तो ध्यान रखिए, कनेक्टिव टिश्यू हड्डियों के अंदर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, बात करें हम पेशी उत्तक। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कंकाली पेशी उत्तक, हृदय पेशी उत्तक और पेशीय पेशी उत्तक। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कंकाली, हृदय और पेशी उत्तक जो होती है, तंत्रिका उत्तक वाला भाग जो इसका होता है, तो आंसर क्या आएगा? तीन। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं।
बात करें किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है, तो आप देखिए यहां पर त्वचा बनने का, लेयर बनाने का काम कौन सा ऊतक करता है? स्थानीय ऊतक, संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक नाम से पता चल रहा है ये तो जोड़ने का काम करता है, तो ये तो जोड़ेगा, कनेक्टिव टिश्यू है। मृदु ऊतक ये तो क्या होता है? स्क्लेरन काइमा कहलाता है। ये तो क्या होता है? कठोरता प्रदान करता है, लचीलापन की बात करें। और स्थानीय स्थायी ऊतक, और आंसर है इसमें देखो कोशिका से त्वचा, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनाई जाती है? तो किससे बनाई जाती है? अधिचर्म से। किससे बनाई जाती है? अधिचर्म से। क्या बनाई जाती है मित्रों? अधिचर्म क्या करती है? एपिडर्मिस। अधिचर्म एपिडर्मिस क्या बनाती है? त्वचा निर्माण में सहायक है। ध्यान रखिए त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग स्तर कहलाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग स्तर, सबसे बड़ा अंग स्तर आ जाए कहलाता है त्वचा। तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग स्तर कहलाता है। तो ध्यान रखिए ये श्वसन, पाचन, उत्सर्जन में कार्य करता है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन में काम करता है। ये शरीर को संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है। तो अंग, सबसे बड़ा अंग स्तर पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? त्वचा। यह हरफन मोला अंग कहलाता है। हरफन मोला अंग का तात्पर्य है यह उत्सर्जन भी करता है, पाचन भी करने में सहायक है, श्वसन करने में भी सहायक होता है। तो त्वचा एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बात कर रहे हैं हम देखो क्लोरोफिल की मित्रों। क्लोरोफिल वर्णक, तो देखो आप तो प्लांटों में दो प्रकार के वर्णक, वर्णकीय व अवर्णकीय लवक दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, वर्णकीय व अवर्णकीय लवक। तो वर्णकीय लवक में वर्णक पाए जाते हैं जैसे क्लोरोफिल। क्या? जैसे क्लोरोफिल। कोशिका में किस प्रकार के घटक मौजूद होते हैं? तो ध्यान रखिए पर्णहरित बोला है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक। तो क्लोरोफिल जो वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक जो किसमें पाया जाता है? हरित लवक में। किसमें पाया जाता है मित्रों? हरित लवक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हरित लवक में। किसमें पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। ध्यान रखिए हरित लवक की खोज किसने करी? शिम्पर ने। खोज किसने करी? शिम्पर ने खोजा इसे। किसने खोजा है? खोज किसने करी इसकी? खोज शिम्पर ने। शिम्पर ने खोजा है, इरेरा ने इसका नाम दिया। नाम हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट किसने नाम दिया? इरेरा ने। किसने दिया? इरेरा ने। नाम इरेरा ने दिया, खोज किसने करी है? शिम्पर ने खोजा है। किसको? क्लोरोप्लास्ट को। महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, ध्यान रखिए हरित लवक, हरित लवक में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु, पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है मित्रों? मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में हरित लवक में पाए जाने वाला धातु तत्व का नाम क्या है? मैग्नीशियम। दूसरा ध्यान रखें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है मित्रों? प्रकाश ऊर्जा को क्या बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। ध्यान रखें प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, अभिक्रिया, रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन हरित लवक की उपस्थिति में होता है। हरित लवक के अंदर हरित लवक की खोज किसने करी? शिम्पर ने। नाम किसने दिया? इरेरा ने। हरित लवक में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। फिर आपसे पूछ लिया जाए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण की इकाई, क्लोरोफिल की इकाई क्या कहलाती है? इसकी ऊर्जा इकाई क्या कहलाती है? ऊर्जा इकाई, तो ऊर्जा इकाई कहलाती है क्वांटासोम। क्या कहलाती है मित्रों? क्वांटासोम। क्वांटासोम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। क्लोरोफिल में कौन सी प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तीसरा ध्यान रखिए कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु तत्व पाया जाता है। ध्यान रखें ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है? दोहरी झिल्ली वाला। कौन सी झिल्ली पाई जाती है इसमें? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। ध्यान रखें मित्रों दोहरी झिल्ली वाले दो कोशिकांग है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली वाला है और हरित लवक भी दोहरी झिल्ली वाला है। आपसे पूछा क्या गया है कि हरित लवक क्लोरोफिल
वर्णक किस में पाया जाता है? तो हरित लवक के अंदर पाया जाता है। आंसर क्या आएगा इसका? हरित लवक। तो ध्यान रखिए मित्रों, लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाई जाती है, राइबोसोम बिना झिल्ली वाला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों ही दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। कौन से होते हैं? दोनों ही दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। देखो मित्रों, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मित्रों हमने बात करी थी, अब पढ़ा था कोशिका की। कोशिका के अंदर किसकी बात करी थी? कोशिका की। तो कोशिका के अंदर देखिए आप, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक में पाया जाता है केंद्रक द्रव, और इसके अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इस तरह देखो लिक्विड पाया जाता है, यह कहलाता कोशिका द्रव। क्या कहलाता है मित्रों? कोशिका द्रव। इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं मित्रों? साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। तो ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए, ये क्या है? केंद्रक। तो आपसे पूछा गया है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, यह केंद्रक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका, ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो पाया जाता है लिक्विड, ये लिक्विड क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है मित्रों? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिए, साइटोप्लाज्म क्या है? केंद्रक के बाहर का जो लिक्विड पाया जाता है, जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, कोशिकांग पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। बात करें प्रोटोप्लाज्म की, देखो इधर मित्रों एक अलग से प्रश्न ध्यान रखें, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का अर्थ है जीव द्रव्य। क्या है मित्रों? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किस कहते हैं? तो इसमें आ जाए केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ध्यान रखें, यह जीवन का भौतिक आधार है। पुरकिंजे ने, वैज्ञानिक ने बताया इसे जीवन का भौतिक आधार। जीवन प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? जीवन का भौतिक आधार। क्या कहलाता है मित्रों? जीवन का भौतिक आधार कहलाता है, जीवन का भौतिक आधार। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पुरकिंजन है। किसने बताया? पुरकिंजन। तो प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव को मिलाकर क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जबकि केंद्र के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि ये सम्मिलित रूप से बोल देगा, दोनों को जोड़ देंगे, अपन दोनों को जोड़ देंगे, देखो इधर केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये जीव द्रव्य बन जाता है। क्या बन जाता है मित्रों? प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। क्लोरोप्लास्ट अपने आप थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए मित्रों, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। बात कर रहे हैं मित्रों हम कौन सा कोशिकांग विषक्त? तो देखो मित्रों, विषक्तता का कारण है, यहां पर देखिए अंतर्वृत्त जालिका, अंतर्वृत्त जालिका जो क्या कार्य कर रही है? विषक्तता का कारण, हानिकारक या जहरीले पदार्थों को कम करता है, जहरीले या विषैले पदार्थों को। क्वेश्चन आ जाए कोशिका के विषैले पदार्थों को, कोशिका के विषैले पदार्थों को कम करने का कार्य कौन करता है? तो कम करने का काम कौन करता है मित्रों? यहां पर देखिए अंतर्प्रदिव्य जालिका। कौन करता है? अंतर्प्रदिव्य जालिका। तो ध्यान रखिए, विषाक्त कोशिकांग यानी जहरीले पदार्थों को कम करने वाला कोशिकांग कौन सा है? फूड पॉइजन को कम करने वाला अंतर्प्रदिव्य जालिका। फिर बात कर राइबोसोम की मित्रों, तो ध्यान रखिए राइबोसोम क्या है? बिना झिल्ली वाला कोशिका का इंजन। क्या है? बिना झिल्ली वाला कोशिका इंजन। पढ़ा थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने। ध्यान रखिए गोल्जी का है स्त्रवण, स्त्रवण में सहायक। ध्यान रखिए शुक्राणु का अग्रभाग, शुक्राणु का अग्रभाग यही बनाता है मित्रों। दूसरा ध्यान रखिए अंडे का पीतक बनाने में सहायक।
कौन है मित्रों यहाँ पर? गोल्जी बॉडी। कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी। दूसरा बात करें हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र कर चुके हैं अपन। बिजली घर, कोशिका शक्ति गृह, पावर हाउस कहते हैं, क्रिस्टलीनुमा संरचना पाई जाती है। ये तो आंसर इसमें पूछा है वह कोशिकांग जो विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को कम करता है या खत्म करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अंतःप्रदिव्य जालिका, ये इसे परिवहन तंत्र, कोशिका का कंकाल, कोशिका का जाल तंत्र भी कहते हैं। ध्यान रखें, कोशिका का जाल तंत्र भी कहते हैं, कोशिका का परिवहन तंत्र भी कहते हैं इसको। ध्यान रखें, ये दो प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ। यानी ईआर रफ वाला खुरदरा और राइबोसोम का ईआर वाला और एआर, ईआर और एसईआर। स्मूथ यानी चिकना वसा के कारण, और ये होता रफ राइबोसोम के कारण। किसके कारण मित्रों? राइबोसोम के कारण। और ये बन जाए चिकना वसा के कारण। किसके कारण? वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। तो आंसर क्या आएगा मित्रों? अंतःप्रदिव्य जालिका। यह मित्रों देखो बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयां हैं। उप इकाइयों का तात्पर्य इसे एस से दर्शाया जाता है। एस देखिए मित्रों, यहां पर एस लिख रखा है, ये एस लिख रखा है। तो एस का मतलब क्या है मित्रों? एस का है श्वेत वर्ग इकाई। एस का मतलब है श्वेत वर्ग इकाई, श्वेत वर्ग इकाई, श्वेत वर्ग इकाई कहा जाता है मित्रों। यहां पर ध्यान रखें, प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो ध्यान रखें, कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है मित्रों? दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक। तो मित्रों प्रोकैरियोटिक विकसित, ये तो होती है प्राचीन, ये होती है प्राचीन, ये आदिम, और ये होती है सुविकसित कोशिका होती है। ध्यान रखिए, यहां पर जो होता है राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं कितने प्रकार के? 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। जबकि इसमें कितने इस प्रकार पाए जाते हैं? 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये 70 एस पाए जाते हैं, 50 एस प्लस 30 एस पाए जाते हैं। जबकि यहां पर कितने हो जाते हैं? यहां पर पाए जाते हैं, यहां पर 40, 8 और 40 के रेशो में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए यहां पर कौन सा आंसर आएगा? 50 और 30 राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक ध्यान रखिए अविकसित, जिनमें केंद्रक विकसित नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे नीलहरित शैवाल, जैसे नीलहरित शैवाल। बात करें माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। तो ध्यान रखिए मित्रों, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन आदिम प्रकार की होती है। इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 60 और 40 का रेशो रहता है, जबकि इसमें कितना रहेगा? 50 और 30 का रेशो रहता है। ध्यान रखें, इनको ऐड नहीं करना है, ऐड कर दोगे तो ये 80 हो जाएगा। ऐड नहीं करना है। यहाँ पर इसके दो उप इकाइयां है, उप इकाइयां एस, ये क्या है? उप इकाई। उप इकाई का अर्थ होता है श्वेत वर्ग इकाई। क्या कहते हैं इसे? श्वेत वर्ग इकाई कहा जाता है। देखो मित्रों, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले ही अपन ने दो द्रव पाए हैं कोशिका में। कोशिका में द्रव पाए जाए, कोशिका में द्रव कितने? दो। कौन कौन से? एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा कौन सा मित्रों? यहां पर देखिए प्रोटोप्लाज्म। कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। तो आप थोड़ी देर पहले बात करा था, कोशिका द्रव में अपने साइटोप्लाज्म, केंद्र के बाहर का जो लिक्विड होता है, केंद्र के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि इसके अंदर का और ये वाला जो लिक्विड, दोनों लिक्विड मिला दूंगा, ये दोनों लिक्विड दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? प्रोटोप्लाज्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म बना लेते हैं। और ये क्या कहलाता है? जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार कहलाता है।
जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। और इसकी खोज किसने, पुरकिंजन है। किसने की थी, पुरकिंजन है। आपको मैंने दो आंसर सही बताने के दो ही तरीके बताए, या तो आपको तीन गलत पता है या एक सही पता है। तो आपको यदि तीनों ऑप्शन भी गलत पता है तो आपका एक आंसर सही निकल जाएगा, या आपको डायरेक्ट एक सही आंसर पता हो। तो ध्यान रखिए मित्रों, आपको पता है मेंडल का संबंध किससे है, अनुवांशिकता से। किससे, अनुवांशिकता से। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को। यहां पर देखिए चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने किस क्या दिया था, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखें। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, कोशिका की खोज की। क्या खोजा, कोशिका की खोज। ध्यान रखें, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछा है प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म किसे, जॉन विजिटिंग पुरकिंजे ने क्या करा है, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। तो ध्यान रखिए, आपको तीन पता है, ये मेंडल के बारे में पता है, चार्ल्स डार्विन के बारे में पता है, हुक के बारे में पता है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाएगा आपका, पुरकिंजे। यह देखिए मित्रों, बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की हम। निम्न में से कौन सा ऊतक संवहनी मंडल का गठन होता है, संवहनी मंडल का गठन होता है। देखो मित्रों, संवहनी मंडल का अर्थ होता है ट्रांसफर करने वाले, क्या करने, ट्रांसफर करने वाले। संवहनी मंडल का मतलब होता है ट्रांसफर करने वाले ऊतक। ऐसे ऊतक जो पौधों के अंदर, अब ये किसमें पाए जाते हैं, पादपों में। किसमें, पादपों में। पादपों में संवहनी मंडल या संवहन करने वाले ऊतक, तो आपने ध्यान रखा दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पढ़ रखा होगा मित्रों, ध्यान रखें। संवहनी मंडल, जाइलम और फ्लोएम, आपको ध्यान रखें, जाइलम और फ्लोएम आंसर आएगा। जाइलम ध्यान रखें, जड़ों से, जा से जल, जा से जड़, जा से जाइलम। तो देखो, जाइलम की सहायता से जल को जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। या प्लांटों की बात करें, मैं देखो ये पौधे की बात करें, ये जड़ें, तो जड़ों से जल व खनिज लवण, जल व खनिज लवण कौन पहुंचाता है, यहां से ये जल और खनिज लवण कौन पहुंचाएगा, जाइलम। कौन पहुंचाता है, जाइलम। और कहां पहुंचाता है, पौधों के अन्य भागों तक, पौधों के जड़ों से अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम। जा से जल, जा से जड़, जा से जाइलम। जा से जड़, जा से जल और जा से जाइलम। जड़ों से जल व खनिज लवणों को अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, जाइलम। इसी बात करें अपने फूड की, यानी भोजन, फासे फूड, फासे फूड और फासे फ्लोएम। फासे फूड और फासे फ्लोएम, पौधों में यानी पत्तियों में बनने वाला भोज्य पदार्थ, पत्तियों में बनने वाला भोज्य पदार्थ, पत्तियों में बनने वाला भोज्य पदार्थ अन्य भागों में पहुंचाता है। तो ध्यान रखिए, फासे फूड और फासे फ्लोएम, फासे फूड और फासे फ्लोएम। तो पत्तियों में बनने वाला भोज्य पदार्थ फ्लोएम की सहायता से अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, फासे फूड और फासे फ्लोएम। तो पत्तियों में बनने वाला भोज्य पदार्थ अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। जड़ों से जल व जाइलम की सहायता से अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। जा से जल, जा से जड़, जा से जाइलम। जा से जल, जा से जड़, जा से जाइलम। तो जड़ों से जल को अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। फासे फूड और फासे फ्लोएम, पत्तियों में बनने वाला भोज्य पदार्थ अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। यानी ये ट्रांसफर का काम कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, संवहनी मंडल या संवहन ऊतक।
या देखिए मित्रों, उत्तक कोशिका में संयोजन से बना होता है मृत कोशिका। मृत कोशिका किसकी बनी होती है? स्क्लेरन कायमा। आपने नाम सुना होगा, ये पादपों के अंदर पाया जाता है। क्या उत्तक है? पादप उत्तक है। कौन उत्तक है मित्रों? ये पादप उत्तक। तो पादप उत्तक में पाया जाता है दृढ़ उत्तक, जिसे कहते हैं स्क्लेरन कायमा। जिसे क्या कहा जाता है? स्क्लेरन कायमा। इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। दूसरा, ये मृत होते हैं। स्क्लेरन कायमा, ये जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, मृत होते हैं। संयोजन, तो ये पूछा मृत कोशिकाओं से संयोजन बनने वाला उत्तक कौन सा? तो आंसर आएगा स्क्लेरन कायमा। कौन सा आएगा मित्रों? स्क्लेरन कायमा। आगे होता है क्लोरेन कायमा, पेरेन कायमा, एरेन कायमा, जो वायु कोशिकाओं में पाया जाता है, एयर वो बनाता है। जो सिंगाड़े के अंदर की बात करें, जलकुंभी की बात करें, तो उसमें एरेन कायमा पाया जाता है। पेरेन कायमा, क्लोरेन कायमा, ये अलग अलग है। तो इसमें मृत उत्तक कौन सा है? मृत कोशिका का वाला कौन सा आएगा? स्क्लेरन कायमा। कौन सा आएगा? स्क्लेरन कायमा। अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी हमने दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक को स्क्लेरन कायमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरन कायमा, दृढ़ उत्तक, स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा किसका बना है? जीव द्रव्य नहीं होता मित्रों। अभी हाल बात करी हमने, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, ये मृत होता है। ये लचीलापन और शाखाओं को आगे वृद्धि करने में सहायक होता है। तो क्या है? निर्जीव कोशिकाओं का। किसका आएगा मित्रों आंसर? निर्जीव कोशिकाओं का। तो दृढ़ उत्तक पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये तो जंतुओं में पाया जाता है, ये कट गया। ये भी जंतु पाया जाता है। और जटिल उत्तक, तो जटिल उत्तक के अंदर कौन सा होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो ये आंसर कौन सा आएगा? निर्जीव कोशिका यानी मृत कोशिका। किसका बना होता है? मृत कोशिका का बना होता है। यहां देखिए मित्रों, 15 प्रश्न महत्वपूर्ण। पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप उत्तकों को कितने भागों में बांटा गया मित्रों? पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विविधतक और सरल उत्तक यानी स्थायी उत्तक। कौन से हैं? विविधतक और स्थायी उत्तक, 2 प्रकार के उत्तक माने जाते हैं। स्थायी उत्तक कौन से होते हैं? जैसे बात करी सरल उत्तक और जटिल उत्तक, तो जटिल उत्तक के अंदर कौन बना? जाइलम और फ्लोएम। तो आंसर क्या आएगा? विविधतक और स्थायी उत्तक। कौन कौन से होते हैं? विविधतक और कौन सा आएगा मित्रों? स्थायी उत्तक। तो ये ध्यान रखना, विविधतक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, है ना। ये पार्श्व विजेतर यानी तने की वृद्धि करते हैं। तने के अंदर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये तने की वृद्धि करते हैं, तने की मोटाई बढ़ाते हैं, तने के लेयर का भाग का कार्य करते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शीर्ष विजेतक, पार्श्व विजेतक, अंत पार्श्वीय विजेतक। इस प्रकार हमने एक प्रश्न पर 15 प्रश्न, महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का जिक्र किया है। आगे भी इस प्रकार के स्लाइडें लाएंगे, जिससे आप आने वाली भर्तियों में, आने वाले पेपरों में इन प्रश्नों का आप अच्छी तरह अध्ययन कर सके और आने वाले प्रश्नों को आप सोल्व कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।